Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry. So we were discussing our chapter 3 that is electrochemistry, right? We were discussing the electrochemistry and we completed lecture 1 that is revision lecture 1 about this कि उसमें हमने क्या डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था टिल कि उसके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है ना कि दो सेल है दो हाफ सेल है ठीक है उसके अंदर से हमारे पास एक कैथोड है एक एनोड है कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं क्या सॉल्ट ब्रिज का काम है ये सब कुछ आज हम उसकी सबसे पहले क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी करेंगे एंड देन इलेक्ट्रोलिटिक सेल करेंगे सो दिस इज द रिवीजन लेक्चर 2 ऑफ आवर सीरीज राइट सो if while discussing about the conductivity right अब हम डिस्कस कर रहे थे कि कंडक्टिविटी क्या होती है रेजिस्टिविटी क्या होती है ठीक है तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी हमें क्या बताई थी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी बता रही थी राइट क्वांटिटेटिव एनालिसिस बता रही थी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का राइट तो कि जब हम एक हमारे पास वैल्यू आई थी कंडक्टिविटी जिसे हमने लिया था कापा राइट और यहीं से हम दूसरी एक वैल्यू निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी ठीक है तो पहले हम वेरिएशन देखते हैं वेरिएशन किसके देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट अब इलेक्ट्रोलाइट क्या था हमने कल डिस्कस किया था हमने क्या किया था इलेक्ट्रोलाइट में कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है वो कितना डिसोशिएट हो सकता है राइट वो अपने आयंस में कितना कन्वर्ट हो सकते हैं जैसे HCl है वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी जो क्षमता है मैं बोल सकती हूँ कैपेसिटी जो है जो वो डिवीजन होने की वो ही हमें बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा राइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा पूरा ही डिसोशिएट हो जाएगा बिल्कुल ही कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाएगा बट वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा वो पूरा कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होगा वो स्लो प्रोसेस में डिसोशिएशन करेगा ठीक है तो अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंपैरिजन देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कापा से राइट सो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कंडक्टिविटी तो हमेशा डिक्रीज ही करेगी जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू डिक्रीज करती चल जाएगी This due to the fact that the number of ions that carry current in a unit volume of solution always decreases with increasing concentration. तो क्या कहने की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्वियस ही बात है जब हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है उसमें डिसोशिएशन भी हो रही है अब फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होएगा एक पूरी डिसोशिएशन होगी पॉजिटिव चार्ज भी कैरी आउट हो गया नेगेटिव चार्ज भी कैरी आउट हो गया बट क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि देखो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं ठीक है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं एंड कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी प्रेजेंट है जिसके वजह से हमारे पास कंसंट्रेशन या हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी में डिक्रीज आ सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है इसलिए इसका ग्राफ जो है इसके जो स्लोप है वो इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट से ऊपर है क्यों क्योंकि देखो कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रही है तो कापा की वैल्यू एकदम स्लाइटली एकदम स्टेडीली इंक्रीज कर सकती है और यू कैन से अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है कापा की वैल्यू भी उसी ही स्टेडी मोशन से डिक्रीज भी कर रही है वेयर एज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट सेम तो इसके लिए भी है कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो कापा की वैल्यू इंक्रीज करेगी ये डिक्रीज कर रहा है तो कापा की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी सेम वही है लेकिन यहाँ पे रेट देखो डिफरेंट है अगर यहाँ पर रेट स्टेडी है बिल्कुल एकदम हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल रेट स्लो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है ऐसा क्यों होगा क्योंकि देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है जब वो डिसोशिएट होता है तो वो पार्शली डिसोशिएट होता है हाफ होके होते हैं जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी कम हो जाती है और नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है और जैसे नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी इंक्रीज करगी तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज कैरियर्स भी ज़्यादा है और अगर चार्ज कैरियर्स ज़्यादा है तो यहाँ पे कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी राइट तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो उनकी प्रॉपर्टी है
उसके वजह से इस ग्राफ में चेंजेस आ रहे हैं। वैसे कॉन्सेप्ट यही है कि कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज कर रही है तो हमारे पास कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से करंट का फ्लो भी डिक्रीज कर जाएगा। बट यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग और वीक के वजह से ग्राफ के मोशन में चेंज आ रहा है, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डेल नॉट एम से, राइट। अब इसमें भी हम दो चीजों की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट इधर डिक्रीज और इंक्रीज का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि कंडक्टिविटी में तो ये था कि डिक्रीज ही करेगा, ठीक है, कंडक्टिविटी डिक्रीज, तो हमारे पास जो कापा के साथ उसका रिलेशन होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा, सिंपल। बस उसके मोशन में चेंज था, यहाँ पे वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपने लेक्चर्स में, आप पार्ट 7th या 8th उसको ध्यान से देख सकते हो कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, राइट। बट यहाँ पर मेरा डाइल्यूशन का मतलब क्या है, जस्ट कि जब हम एक सॉल्यूट या हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के इतना ज़्यादा डाल दें कि वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो नेग्लिजिबल हो जाए, मतलब ना के समान हो जाए। तो ऐसा जब पार्टीशन आ जाता है हमारे पास, तब हम क्या बात करेंगे, डाइल्यूशन होगी। तो डाइल्यूशन के साथ अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डाइल्यूशन को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। आप देख सकते हैं इस ग्राफ से कि जो मेरे पास यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन को रूट में लिया, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। और लैम्डा एम क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारी मोलर कंडक्टिविटी है। तो मोलर कंडक्टिविटी जब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू 0 थी, तो जब हमारे पास यहाँ वैल्यू 0 थी तो मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम थी, राइट। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम थी एंड धीरे धीरे वो इधर हमारे पास कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। या यू कैन से कि डाइल्यूशन अब इस केस में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, इस पॉइंट में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगी, और 0 कंसंट्रेशन मतलब कि डाइल्यूशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि डाइल्यूशन जैसे ही रीच किया, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करगी, राइट। नेक्स्ट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप ग्राफ देखोगे तो उसमें जो था एक्सक्यूज मी, तो उसमें जो था हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें हमारे पास ये चीज स्टेडी आ रहा था, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था। बट इस केस में अब आप देख रहे हो तो इस केस में कैसा आ रहा है, थोड़ा सा स्टेडी मोशन नहीं आ रहा है, कहीं पे कांस्टेंट और कहीं पे हमारे पास कर्व आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सो अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड। हमें पता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी डिसोशिएट कंप्लीट होता ही नहीं है, बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे डिसोशिएट होता है, बहुत धीरे धीरे अपने आयंस में ब्रेक डाउन होता है। At all concentrations with the dilution lambda m naught value increases। तो यहाँ पर भी lambda naught की वैल्यू इंक्रीज ही करेगी, बट यहाँ पे स्लो डिसोसिएशन हो रही है, इसलिए जो ग्राफ है वो भी ऐसा कर्व्ड में आता है। इसी वजह से आता है क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूशन जो है वो धीरे धीरे हो रही है, वहाँ पे डाइल्यूशन क्या एकदम हो रही है ना, वहाँ पे डाइल्यूशन एकदम हो रही है क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जो आयंस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो बहुत कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। वेयरएज इन दिस केस डाइल्यूशन जो है वो धीरे होएगा क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट ही बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इसी वजह से हमारा ग्राफ भी ऐसे यू शेप्ड में आता है, यू तो नहीं हम कह सकते, मतलब कर्व्ड आता है, राइट। नेक्स्ट इज कोलरॉश लॉ। अब हमने बात जब कर ही रहे हैं कि हमारे पास अब हमने कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है हमने एग्जैक्ट कंडक्शन निकाली, राइट। हमने निकालना है कि कितना वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी, मतलब क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, कितना उसकी कंडक्शन हो सकती है कि मैं उसको अपनी डे टू डे लाइफ में निकाल सकूं, कि डे टू डे लाइफ में मैं केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकूं।
तो उस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए, दैट इज कोलरोश, और उन्होंने नाम दिया कोलरोश लॉ। तो कोलरोश लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक सेटअप है, फॉर एग्जांपल उसमें मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, तो मेरे पास क्या होएगा, कैथोड पे सारा पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और एनोड पे सारा नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, राइट, क्योंकि एनोड जो पॉजिटिव है वो सारा नेगेटिव चार्ज को कैरी कर लेगा और जो हमारा कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज है वो सारा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर मेरा सेटअप आया तो सोडियम जितना भी Na पॉजिटिव जो था वो सारा इधर आ गया कैथोड पे और Cl नेगेटिव सारा एनोड पे चला गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो कोलरोश ने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एनायन एंड केटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे मेरे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग डिसोशिएट हो रहे हैं, तो मतलब कुछ केटायंस भी बन रहे हैं और कुछ एनायंस बन रहे हैं, है ना, कुछ केटायंस बन रहे हैं तो कुछ एनायंस बन रहे हैं। और अगर मेरे को इनकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास केटायंस बनेंगे और जितने भी नंबर ऑफ एनायंस बनेंगे, मतलब टोटल जो भी बनेगा केटायंस एंड टोटल एनायंस, उन दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl निकालना है तो इस सॉल्यूशन में देखो कितने, फॉर एग्जांपल इसी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने बन रहे, 4 ये बन रहे, 4 वो बन रहे, तो मतलब ये 4 और 4 प्लस कर देंगे साथ में इनकी कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली हमने पूरी सीरीज स्टडी करी है और सीरीज में से जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके, उस कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करके, तो वो वैल्यू हमारे पास बिल्कुल मोलर कंडक्टिविटी के बराबर आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl किसके बराबर होगा, जो भी उसके अंदर N पॉजिटिव आयंस बने उसके प्लस जो भी उसमें Cl नेगेटिव आयंस बने उसके। मतलब कि एक सॉल्यूशन है जरूरी नहीं हमेशा NaCl ही होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी कैटायंस बने उसके प्लस जितने भी एनायंस बने उसके, तो दोनों के चीज को प्लस कर देंगे तो यहाँ मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। So in general, if the electrolyte produces mu plus cations and mu negative anions, for example, the number of these atoms, ठीक है, ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया ना लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को नंबर्स में, क्योंकि हम यहाँ बात करें कि टोटल नंबर्स कितने हैं, तो ये इसमें हम दिख रहे हैं कि अभी ये इलेक्ट्रोड शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आए हैं, ये 4 गए, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ जो केटायंस या नंबर ऑफ एनायंस जो वो बन रहे हैं, अगर वो मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर दूँ, केटायन के लिए पॉजिटिव चार्ज, एनायन के लिए नेगेटिव चार्ज, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू म्यू प्लस, मतलब केटायंस की कैटेगरी क्या आ रही है, लैम्डा नॉट एम प्लस, मतलब कि जो भी मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से उसकी वैल्यू होगी वो, प्लस में म्यू नेगेटिव, मतलब जितने भी नेगेटिव चार्ज बने वो, प्लस में जो भी Cl नेगेटिव की वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। क्लियर। तो ये हमारे पास कोलरोश लॉ है, ठीक है। कोलरोश लॉ सिंपल है कि जितने भी केटायंस बन रहे, जितने भी एनायंस के उसके जितने भी नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तो मोलर कंडक्टिविटी एक सॉल्यूशन की आ जाएगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहाँ से अब हमारे पास दूसरा सेल शुरू होता है कि मैंने यहाँ से अपनी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी निकाल ली। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या था, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता, उसे हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह रहे थे। तो सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह रहे थे। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट, ये क्या कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यहां पर कहने का मतलब क्या है कि यहां से हम एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल देंगे, एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन होएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे थे, उधर से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे थे। यहां करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को देंगे ताकि वो एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो चेंज आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे।
So in an electrolytic cell, external source of voltage is used to bring a chemical reaction. तो अगर एक केमिकल रिएक्शन मेरे को प्रोड्यूस करनी है, केमिकल रिएक्शन मेरे को बनानी है, तो उसमें क्या करूँगी, एक बाहर से पोटेंशियल एनर्जी दूंगी, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स दूंगी, जिससे मेरे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन में, ठीक है, चार्जेस जनरेट होंगे। यू कैन से देख रहे हैं चार्जेस जो जनरेट हो रहे हैं, तो उस चार्जेस के हेल्प से, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उस चार्जेस के हेल्प से केमिकल एनर्जी होगी, क्योंकि जैसे ही डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव पे चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव पे चला जाएगा, एंड एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हमें दिखाई देगी। सो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही मेरे पास 2 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स क्या आते हैं, एक आता है कि हम अपना जो कॉपर है उसे कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, एंड दूसरा है हमारे पास कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ठीक है। कॉपर के पहले हम करते हैं प्योरिटी। कॉपर को कैसे प्योर किया जाएगा, कॉपर को प्योर करने के लिए अगर मेरे को कोई इम्प्योर कॉपर है और कॉपर को प्योर करना है, तो क्या करेंगे, हमें पता है एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है रिडक्शन, राइट। तो एनोड पे मैं इम्प्योर कॉपर लगा दूंगी, जिसके वजह से क्या होगा, वहां पे इम्प्योरिटी तो लेफ्ट राइट हो जाएगी और प्योर कॉपर के आयंस जो हैं वो कैथोड पे जाते रहेंगे, जिसके वजह से प्योर कॉपर का आयन मेरे को कैथोड पे मिल जाएगा, एंड यहाँ से प्योरिटी ऑफ कॉपर आता है, जो कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के हेल्प से करते हैं। सो क्या कह रहे हैं, इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इम्प्योर कॉपर रोड इज मेड एज एनोड। तो इम्प्योर कॉपर की रोड को हम एनोड लगा देते हैं। क्या होएगा इससे, क्योंकि इम्प्योरिटी मेरे पास क्या होगी, यहीं रह जाएगी, ठीक है। अगर ये मेरे पास एनोड है तो इम्प्योरिटी मेरे पास यहीं रह जाएगी, और जो प्योर कॉपर के आयंस हैं वो मेरे पास शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज दैट इज इस साइड हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगे, एंड that dissolves on passing current, and pure copper rod is made at Cu2 positive deposit at cathode। तो क्या होएगा, यहीं से जो ये Cu है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये जो Cu है ये कैसे जनरेट होएगा कि ये हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, यहाँ से जितना भी कॉपर होएगा वो शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास ये कॉपर शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, कैथोड पे हो जाएगा, जहाँ पर रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सारा कॉपर यहाँ पे प्योर कॉपर जो है वो मेरे पास कैथोड पे चला जाएगा, और इम्प्योर कॉपर जो है वो एनोड पे ही रह जाएगा। तो ये मेरे पास पूरा मैकेनिज्म होता है प्योर कॉपर को ऑब्टेन करने का। सो एट एनोड, एट कैथोड पे क्या होगा कि कैथोड पे ये जो Cu2 पॉजिटिव है, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस डीसी वोल्टेज से लेगा, जिससे कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और एनोड पे क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड होता है कॉपर को प्योर करने का, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि हमें जो एलिमेंट को के ऊपर प्लेटिंग करनी होती है उसको हम एज अ कैथोड यूज करते हैं। अब देखो कैसे, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर चीज की लेयर बनानी है, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि कॉपर की लेयर बना दूँ, तो क्या करूँगी, कॉपर को एज ए एनोड रखूँगी, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं एज ए कैथोड रखूँगी। मुझे पता है एनोड पे होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन, तो वहाँ से कॉपर निकल के आता रहेगा, और इसको एज ए कैथोड रखा है तो वो सारा कॉपर इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा, और अगर डिपॉजिट हो रहा है तो एक लेयर बना लेगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो बेसिकली अगर मैं इस की को, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहूँ और कॉपर से, तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे जितना भी कॉपर होगा वो सारा कॉपर कैथोड की तरफ जाएगा और की के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे मेरी की कॉपर की कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो क्या होएगा, जैसे ही मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगी, यहाँ से जितना भी कॉपर, ये कॉपर की रोड है, वो कॉपर के रोड जितने भी कॉपर होएगा वो सारा इस की पे आ जाएगा, और की पे धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा।
इस की पे जैसे जैसे वो डिपॉजिट हो जाएगा तो एक प्लेटिंग हो जाएगी, एक लेयर बन जाएगी कॉपर की इस की के ऊपर, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये पूरा प्रोसेस कर लिया हमने कि क्या एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, कैथोड पे रिडक्शन हुई, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ आयंस हुए, एटम्स हुए ऑन अप्लाइंग द डीसी वोल्टेज। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सो electrolytic cells are those cells in which electrical energy is used to carry out non-spontaneous chemical reactions, and the reaction taking place in an electrolytic cell is called electrolysis. तो क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये जितना भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करी जिसकी वजह से हमारे पास कैथोड पे जो रिडक्शन हुई है वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, और एनोड रिड्यूस हो रहा है, तो ये जितना भी प्रोसेस हम कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे कि कैथोड पे ये CO2 पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कहाँ से लिए, जो डीसी वोल्टेज अप्लाई किया उससे लिए, ठीक है, और Cu मेटल में कन्वर्ट हो गया। वेयर एज एनोड की बात करें, जो एनोड पे इम्प्योर कॉपर था, ठीक है, ये इम्प्योर कॉपर था ना, वो कॉपर 2+ और 2 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया और इम्प्योरिटी भी उधर ही रह गई, तो प्योर कॉपर में को ऑब्टेन हो रहा था। नेक्स्ट टॉपिक इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो हमारे पास उसके बाद यहाँ तक तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मिल गई थी मेरे को इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। अब क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट आए, दैट इज फैराडे। उन्होंने अपने 2 लॉज दिए और एक कांस्टेंट दिया जिसके हेल्प से हमें पता लगा था कि इसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ठीक है। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना भी वर्क डन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि करंट कितना पास हुआ, ठीक है। मान लो एक सेल है, ये सेल है, ठीक है, इसमें एक ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड है और इसको मैंने बैटरी से अप्लाई करती हूँ, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं एक थोड़ा सा पोटेंशियल देती हूँ, थोड़ा पोटेंशियल देती हूँ बिल्कुल सेकंड्स का, तो क्या होगा, इसको बिल्कुल सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन मिलेगा, थोड़ा सा कॉपर रिड्यूस होएगा और वो इलेक्ट्रोड पे जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंटली और लार्ज अमाउंट में पोटेंशियल देती जाऊँ तो क्या होएगा, यहाँ पे इधर से जल्दी रिएक्शन होगी, सारा कॉपर जल्दी रिमूव आउट होएगा और जल्दी ही डिपॉजिट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि काम भी ज़्यादा हो रहा है जब करंट ज़्यादा दिया जा रहा है और काम कम हो रहा है जब करंट भी कम दिया जा रहा है। तो तभी वहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी निकालते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी, डेट इज़ अगर वर्क डन अगर मेरे को बहुत अच्छा चाहिए, काम मेरे को बहुत अच्छा चाहिए, तो करंट भी मेरे को अच्छे अमाउंट में सप्लाई करना पड़ेगा। सो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, एंड करंट को हम मेजर करते हैं, डेट इज IT, ठीक है। तो यहाँ पर हम करंट के जो हमारे पास वैल्यू है उसको भी पुट करते हैं तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ की बात की जाए तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेटअप बनाए, ठीक है, दोनों डिफरेंट एक दूसरे से, एक सिल्वर नाइट्रेट का बनाया और दूसरा कॉपर सल्फेट का बनाया, राइट, और लेकिन दोनों को सेम पोटेंशियल से ज्वाइन कर दिया, मतलब जो बैटरी लगाई है ना दोनों के बीच में वो सेम है, बाकी सब कुछ डिफरेंट है, बाकी सॉल्यूशन अपने आप इंडिपेंडेंट है। तो अगर मेरे पास बैटरी लगाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, जो Ag रिड्यूस हो रहा है उसकी जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है वो सेम हो जाए, ये कभी सेम नहीं होगा। और ये ही फैराडे का सेकेंड लॉ है कि हमारा कभी भी पोटेंशियल पे 2 सॉल्यूशन नहीं चाहिए, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन इस पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा सिर्फ किसके लिए, कि वर्क डन कितना होगा, या ये सॉल्यूशन इस पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा कि वर्क डन कितना होगा। लेकिन ये 2 सॉल्यूशन आपस में कभी डिपेंडेंट नहीं होंगे, आपस में हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे। और ये हमारे पास फैराडे का सेकेंड लॉ है जिसमें उन्होंने फॉर्मूला दिया था W1/W2 = E1/E2, मतलब कि जो सॉल्यूशन 1 है उसका वर्क डन और जो सॉल्यूशन 2 है उसका वर्क डन, अगर इनकी रेशियो निकालना चाहूँ तो उसके जो इक्विवेलेंट मासेस हैं उसके बराबर आएगा, उसकी रेशियो के बराबर आएगा। तो अब मेरे को निकालना इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है,
एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, जो भी उस पर्टिकुलर चीज का एटॉमिक वेट है उसके बाद वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का मतलब क्या है कि वो जब रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो जब अपने रिएक्शन कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर है तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर मैं सपोज क्या एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम कितने में कन्वर्ट होएगा, Al3 पॉजिटिव प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फैराडे का सेकेंड लॉ था, और फैराडे कांस्टेंट क्या आया था हमारे पास यहाँ से 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास है फैराडे कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज बैटरी। अब देखो हमने क्या बात करी, अब हमने एक सॉल्यूशन सेटअप किया। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बाहर से हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहे हैं जिसके वजह से काम हो रहा है ना, बाहर से पोटेंशियल दे रहे हैं जिसकी वजह से काम हो रहा है। अब ये बाहर से पोटेंशियल कहाँ से आएगा, सेल या बैटरी लगा के, राइट। अगर हम बैटरी अप्लाई करें या सेल अप्लाई करें तो बाहर से काम होगा, राइट। तो यहाँ पर बैटरी का भी पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बैटरी यूज की जाए या कैसी बैटरीज होती हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से मेरे कोई सेल वर्क करता है। ठीक है, तो बैटरी बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल एक बेसिक टर्म है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन एक बैटरी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, ग्रुप 1 या 1 से ज्यादा सेल्स को जब हम कंबाइन कर दे और उससे काम निकलवाएं तो वो होती है बैटरी हमारी। तो बैटरी में भी हमारे पास क्या होता है, केमिकल एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं हम, वोल्टेइक सेल बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, वोल्टेइक सेल बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं। ठीक है, और इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ही बैटरी की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके 2 टाइप्स के आते हैं, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, प्राइमरी बैटरी वो होती है जो कि बाद में रीयूज नहीं की जा सकती, मतलब इसका सॉल्यूशन जो है एक बार रिड्यूस हो गया, एक बार ही खत्म हो गया तो खत्म ही हो गया, आगे हम इसको रीयूज नहीं कर सकते। तो वो बैटरीज जिसकी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अब एक बार यूज की जा सकती है, उस एनर्जी को कहते हैं, उस बैटरी को कहते हैं प्राइमरी बैटरी। सो रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, एक ही बार होती है, आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए तो चलती है। देखो हम जो अपनी बोल सकते हैं, जो हम वॉचेस में जो हमने घड़ी होती है अपना हमारे घर में, उसमें जो सेल लगाते हैं वो हो गया। रिमोट होते हैं जो टेलीविजन ऑपरेट करने के लिए रिमोट यूज़ करते हैं, उसमें जो सेल हो गया। तो वो जो बैटरीज हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होती है, 1 टाइम यूजेबल होती है, राइट। मोस्टली 1 टाइम यूजेबल होती है। तो जो 1 टाइम यूजेबल है और सिर्फ एक ही बार ही यूज़ हो सकती है और थोड़े टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी बैटरी कहते हैं। और अगर एक बार डेड होगी तो हो गई, उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, मतलब दोबारा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या उसका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करवा के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो ऐसी बैटरीज को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी बैटरी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी बैटरी आगे 2 टाइप की होती है, डेट इज ड्राई सेल, जो हमारे सिलेबस में वो बात करेंगे। ठीक है, ड्राई सेल एंड मर्करी सेल। ठीक है, ड्राई सेल को हम लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल डेवलप किसने किया था, लेक्लांचे साइंटिस्ट ने किया था, तो उनके नाम पे भी हम इसे लेक्लांचे सेल भी कहते हैं और ड्राई सेल भी कहते हैं। वेयर दूसरा है हमारे पास मर्करी सेल। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपना ड्राई सेल। ड्राई सेल में क्या होता है कि ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होती है ड्राई सेल की, जिसमें से ये जो जिंक कंटेनर है एज ए एनोड बिहेव करता है। ठीक है, ग्रेफाइट और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो हमारे पास पाउडर होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पाउडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट की रोड होती है जो कि एज ए कैथोड बिहेव करती है। और अमोनियम जेली, अमोनियम जेली का मतलब क्या है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड
एंड जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है, ठीक है। एक मॉइस्ट सा पेस्ट होता है जिसे हम अमोनियम जेली भी कहते हैं, वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट होती है, वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड इसमें एनोड और कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है, कैथोड पे क्या रिएक्शन करेगी कि जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनोड पे MnO पॉजिटिव जो ये हमारे पास यहाँ पे MnO2 का पाउडर है और ये अमोनियम के साथ रिड्यूस होके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और MnO OH एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और अमोनिया को रिमूव आउट कर देगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये है हमारे ड्राई सेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम ड्राई लेवल पे ही होता है तो इसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं या लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, लेक्लांचे सेल भी कहते हैं हम इसे। और यहाँ पर इधर हम एक कंक्लूटिव, ठीक है, कंक्लूटिव रिएक्शन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये चीज़ें कैंसिल नहीं हो रही, तो यहाँ पर इसी वजह से एक बीच में हमारा कॉम्प्लेक्स भी बनता है जिंक और अमोनिया का, ठीक है, जिंक और अमोनियम का बीच में कॉम्प्लेक्स भी बनता है। नेक्स्ट इज मरकरी सेल। मरकरी सेल में क्या होगा, मरकरी सेल में जो हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर है मरकरी सेल का, इसमें क्या होता है जो हमारे पास एनोड है वो क्या है, जिंक ऑक्साइड की एक जो लेयर है ये वाली वो है, देन उसके बाद एज ए कैथोड जो है वो मरकरी का जो ये लेवल है ब्लू वाला वो है, और बीच में एज एन इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होती है, एनोड में क्या रिएक्शन होगी, ये जिंक ऑक्साइड जो है वो OH नेगेटिव आयन लेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट करेगा, वेयर एज सॉरी यहाँ पे जिंक ऑक्साइड नहीं होता, यहाँ सिर्फ जिंक होता है। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर जो हमारे पास मरकरी ऑक्साइड है वो प्लस में वाटर वेपर्स लेके और 2 इलेक्ट्रॉन लेके Hg में कन्वर्ट होता है और OH नेगेटिव रिड्यूस करता है। तो बेसिकली यहाँ से हम एक कंक्लूटिव रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर मैं कंक्लूटिव रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, ये OH और OH कैंसिल होएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा और वाटर वेपर से कैंसिल होंगे, तो रिएक्शन क्या रह जाएगी, जिंक प्लस HgO गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस Hg। तो ये मेरे पास एक कंक्लूटिव रिएक्शन इसकी बन के आ जाती है। इसका जो पोटेंशियल होता है वो 1.35 होता है और ये इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसकी जो रिएक्शन है इसमें कोई बीच में कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा तो सीधी सीधी रिएक्शन होती है एंड लाइफ इसकी कंपेरेटिवली ड्राई सेल से अच्छी होती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। सेकेंडरी बैटरीज वो बैटरीज हैं जो कि रीयूजेबल है, ठीक है। इनके क्या होते हैं, ये केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही इसको मैं एक्सटर्नल चार्ज दूंगी, इसको रीयूज करने की कोशिश करूंगी, तो वापस से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अपने अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं और उस वजह से हमारे पास क्या है, ये रीयूज हो जाती है, जिसके वजह से हम इसे सेकेंडरी बैटरी भी कहते हैं। तो सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रीचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रीयूज, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि हम बोल सकते हैं रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। एक रिएक्शन हो गया उसको रिवर्स कर दिया तो वो वैसा ही सेम हो सकता है, ठीक है। हाँ, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, पहले पूरा एक रिएक्शन खत्म होएगा फिर दोबारा वो रिएक्शन को रिवर्स करके रीयूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम प्रॉपर रिवर्सिबिलिटी नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं हाँ कि एक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद रिवर्स रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए ये रीयूजेबल है, हम इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी बैटरी कैन अंडरगो नंबर ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी सेल फोन की बैटरी है, ठीक है, अगर वो प्राइमरी बैटरी हो जाए तो क्या हम हर दूसरे दिन सेल फोन ही अपना चेंज करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सेल फोन को भी हम डेली चार्ज करते हैं एंड डिस्चार्ज पूरा यूज़ किया मतलब डिस्चार्ज टेक्निक, एंड नेक्स्ट डे जब हमने उसको सुबह एक बार चार्जिंग पर लगा दिया तो चार्जिंग हो गया, फिर पूरा दिन यूज़ किया तो डिस्चार्ज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक सेकेंडरी बैटरी जो होती है उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। जैसे कि हम अपने सेल फोन की बैटरीज ले लो, लैपटॉप की बैटरीज ले लो, ये सारी क्या है, और हम क्या बोलते हैं इन्वर्टर, हमारे घर में जो इन्वर्टर प्रेजेंट होती है उसकी बैटरी ले लो, तो ये सारी बैटरीज क्या रीयूजेबल है,
तो इसलिए ये सेकेंडरी बैटरीज हैं, ठीक है, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी, तो अब हम इधर डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी को अब हम डिस्कस करेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है ये एक बैटरी सेटअप होता है अच्छा खासा, जिसमें लेड पैकेट्स के, ठीक है, लेड की एनोड होती है और उसकी ग्रिड्स लगी हुई होती है। तो ये जो आपको ब्लू, रेड और ब्लू दिख रही है, ठीक है, ये क्या लेड की, हमारे पास लेड की स्ट्रक्चर्स है, लेड की लेयर्स होती है, ठीक है, और इसके अंदर लेड पैकेट्स कहे जाते हैं, बेसिकली ग्रिड्स होती है एक तरीके से पतली पतली। अगर आपने देखा हो तो इन्वर्टर में जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो बोलता है ना कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत है, बैटरी का पानी डालने की ज़रूरत है, तो उसमें अगर आपने देखो तो 5 to 6 सेटअप्स बने होते हैं, है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, वो लेड के ही सेटअप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रोलाइट हम 38% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, मतलब वाटर के ही साथ कंसंट्रेशन होते हैं, वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर दिया जाता है, आयनाइज्ड वाटर बना दिया जाता है जिसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो जो वो बैटरी का पानी भी आता है ना, वो भी 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें, ठीक है, वो इतना आयोनाइज्ड होता है, इसलिए हम नॉर्मल वाटर नहीं डाल सकते बैटरी के अंदर, ये गर्म करके नहीं डाल सकते, क्योंकि गर्म करके भी हम मान लेते कि उसके डिस्चार्जिंग हो जाती है, मतलब कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो लाइफ होती है वो इस सल्फ्यूरिक एसिड से आती है, क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड जो 38% प्रेजेंट है वो बार बार पानी को डिस्चार्ज करता रहेगा, मतलब डिसोशिएट करता रहेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोशिएट करता रहेगा। लेकिन अगर हम गर्म पानी डालते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए करेगा, उसके बाद वो उसको डिसोशिएट नहीं करेगा, पानी एज इट इज़ रह जाएगा, जिसके वजह से जो इन्वर्टर की प्रोडक्टिविटी भी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर अब हमने दो स्टडी करनी पड़ेगी, डैट इज चार्जिंग स्टडी एंड डिस्चार्जिंग। बेसिकली होती तो सेम ही रिएक्शन है, उसको एक स्टेप में अगर एक स्टेप याद कर लो, जैसे हमने डिस्चार्जिंग याद कर लेते हैं, तो चार्जिंग में क्या आएगा, जो प्रोडक्ट बना है उसी को इन्वर्स करके लिख दिया जाएगा। तो जैसे एनोड पे क्या बन रहा है, लेड जो है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेड ऑक्साइड सल्फेट आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट अगेन देगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, यहाँ पे वाटर को प्रोड्यूस करेगा। जो हम बोलते हैं ना कि इन्वर्टर को घर में नहीं रखना चाहिए, उसमें से डेंजरस गैसेस निकलती है, तो उसमें से एक गैस कहीं ना कहीं वाटर वेपर्स भी होते हैं, सल्फेट आयंस के भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये रिएक्शन रहती है, और जब इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स करके लिख दूंगी, मतलब जो मेरे ये प्रोडक्ट बने हैं उसको एज एन हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट ले लेंगे, तो वो चार्जिंग स्टेप हो जाएगा। तो चार्जिंग में क्या होगा, इसी का ही उल्टा लिख दिया है कि जो लेड सल्फेट है अब 2 इलेक्ट्रॉन लेके लेड और सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और यहीं से ही लेड सल्फेट और पानी जो बन रहा था उसको वो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड सल्फेट आयन और H पॉजिटिव। तो यहाँ से देखो सल्फेट के भी यहाँ पर क्या हुआ, ये गैस बन गई, H पॉजिटिव गैस बन गई और लेड ऑक्साइड गैस बन गई। तो इसलिए बोला जाता है कि घर में इन्वर्टर ना लगाओ, अपने घर के रूम्स के अंदर मत लगाओ, क्योंकि वहाँ पे पॉइजनस गैसेस भी निकल सकती है, जो ये गैसेस है, ठीक है। तो कई बार हमें होता है ना घर पे बैठे हुए इरिटेशन वगैरह फील होती है, क्योंकि वो सल्फेट आयन है, सल्फेट, ठीक है। हमने 9th-10th में इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, कि ये सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये जो है इरिटेटिंग स्मेल होती है, इरिटेटिंग गैसेस होती है, राइट। इसी वजह से बोला जाता है इन्वर्टर घर में नहीं होना चाहिए। सो ये हमारे पास पूरा मेथड होता है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, सेकेंडरी सेल का, जिसमें डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों होगी, ठीक है। ये कैसे यूज कर सकते हैं हम, एज अ स्टोरेज बैटरी यूज कर सकते हैं, पावर इन्वर्टर्स में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियों की बैटरी होती है उसमें भी ये यूज किया जाता है। सो यहाँ पर अब हमारा हो जाता है चैप्टर खत्म, ठीक है। हमने अपना पूरा चैप्टर डिटेल में भी डिस्कस कर लिया, रिवीजन भी कर ली और MCQs भी कर लिए हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपको ये भी पता है हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स क्लब। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।